हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। या देवियों सज्जनों, फिलहाल हम लोग आपके साथ लगातार डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं मैराथन्स के बारे में, और मैराथन्स के साथ साथ ऐसे कुछ शॉर्ट वीडियोस आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, खासकर जिसमें लगभग 5 क्वेश्चंस को आपसे हम लगभग विद इन 10 मिनट्स के अंदर डिस्कस करने का प्रयास करते हैं, ताकि आप जब भी मोबाइल को चलाएं, यूट्यूब को चलाएं, तो रील्स के बजाय ये वाली रील्स देखें जो हम वीडियो के फॉर्मेट में आपके लिए बनाते हैं, जो आपकी कहीं ना कहीं नॉलेज को भी बढ़ाता है, ऊपर से आपको आपके सिलेक्शन की तरफ और करीब ले जाने का प्रयास भी करता है। तो चलिए देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को और देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हमारे साथ हैं। तो फिलहाल इसकी जो भी पीडीएफ है वो बेसिकली मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर देता हूं, तो आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, अगर नहीं ज्वाइन किए हों तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पॉज कीजिएगा, आंसर दीजिएगा और फिर मेरे आंसर के साथ इसको मैच भी कीजिएगा, और साथ में इसके एक्सप्लेनेशन को भी गंभीरता से देखने का प्रयास कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है आपके समक्ष, दिस वन, Which of the following cities were founded by फिरोज शाह तुगलक? निम्नलिखित में से कौन से शहर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किए गए थे? हिसार, फतेहाबाद, आगरा, जौनपुर। सेलेक्ट द करेक्ट कोड 1 2 3 1 2 4 2 3 4 1 2 3 and 4। सो आई होप सो आप अपने आंसर को दे चुके होंगे। पॉज कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको आंसर इसका बताने जा रहा हूं, क्योंकि हम समय आपका बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। आप सभी बहुत बेहतर रूप में जानते हैं कि अगर इसमें एलिमिनेशन के हिसाब से भी हम चलें तो हमें तीसरे को बेसिकली कट करना होगा, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आगरा की स्थापना 1504 में बेसिकली सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। 1506 से ये हमको लोदीज की राजधानी के रूप में देखने के लिए मिलता है, और यहीं से आगरा का राइज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लोदीज के बाद फिर मुगल्स, और मुगल्स के टाइम पीरियड में आगरा उनकी प्राइम कैपिटल के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। आगरा फोर्ट भी देखने के लिए मिलता है, और साथ ही आगरा के जस्ट बगल में फतेहपुर सीकरी भी डेवलप होता हुआ दिखाई देता है। तो फिलहाल जो ये आगरा है, बस इसको हमें बेसिकली काटना था। तो जैसे ही हम इसको 3 को कट करते, वैसे ही हिसार, फतेहाबाद और जौनपुर जो कि जौना खान की स्मृति में किया गया था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक हुआ करता था, तो उसकी स्मृति में बेसिकली इसको स्थापित किया गया था। आगे जाके शर्की राजवंश बेसिकली यहां पर स्वतंत्र सत्ता के रूप में अपनी सत्ता को स्थापित करेगा, और आखिरी राजा जो होगा जौनपुर का वो हुसैन शाह शर्की आपको देखने के लिए मिलेगा। बहलोल लोदी के टाइम पीरियड में उसको डिफीट किया जाएगा। तो और बहलोल लोदी की सबसे इंपॉर्टेंट विजय जो मानी जाती है वो बेसिकली और कोई नहीं बल्कि जौनपुर की ही विजय मानी जाती है। तो दैट्स वाई फिर हम बी की तरफ आंसर को लेके चलेंगे। 1 2 and 4 1 2 and 4 आपको आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। तो दैट्स वाई फिर भी इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। फिलहाल हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, वेट एंड वॉच प्लीज। तो यहां पर आप देख सकते हैं, फिलहाल इसको प्लीज अभी हम हटाएंगे, क्योंकि ये सब आपके लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करता हूं। तो फिरोज शाह ने बहुत सारी सिटीज को बेसिकली डेवलप किया था दिल्ली के अराउंड। उसमें बहुत सारी सिटीज थी, जैसे जौनपुर हुआ करती थी एक सिटी, फिरोजपुर हुआ करती थी, हिसार हुआ करती थी, हांसी हुआ करती थी। हांसी के क्षेत्र में ही बलबन को भेजा गया था। याद कीजिए, हांसी के क्षेत्र में ही बलबन को भेजा गया था जब इमादुद्दीन रेहान के समय में भारतीय मुसलमानों के द्वारा एक प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी। जब नासिरुद्दीन महमूद ने बेसिकली उसको हटा दिया था बलबन को, तब उसे हांसी ही के क्षेत्र में भेज दिया गया था। फिरोजाबाद जो कि बेसिकली आज भी कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध आपको देखने को मिलता है, और साथ ही फतेहाबाद। तो इनके नामों को थोड़ा सा याद रखना चाहिए, जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, हांसी, फिरोजाबाद, फतेहाबाद। ठीक है, इसको यहीं पे रोकिए। सेकंड स्टेटमेंट, खासकर फिरोज शाह तुगलक के बारे में हम देखें तो फिरोज शाह तुगलक वो है जिसने सबसे ज्यादा आपको कैनाल्स बनवाता हुआ दिखाई देता है, ये दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के रूप में, और इसने प्रॉपर एक इरिगेशन टैक्स भी वसूल किया था। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इसने इरिगेशन को स्टार्ट किया था। गयासुद्दीन तुगलक एक ऐसा हमें शासक देखने के लिए मिलता है जो प्रथम बार इरिगेशन को बेसिकली प्रमोट करता हुआ दिखाई देता है।
इसने तो बहुत वाइडली बेसिकली प्रमोट किया, 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया, जिसमें उलूग खानी नहर भी थी, रजवाही नहर भी हमको देखने के लिए मिलती है, यमुना से सतलज, तो ये हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन ये नहीं है इसका मतलब कि इसने स्टार्टिंग करवाई थी सिंचाई की, जी नहीं, सिंचाई को बेसिकली स्टार्ट कराने वाला गियासुद्दीन तुगलक ही हमको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन इसने इरिगेशन का एक टैक्स वसूला था जिसे हक ए शर्ब के नाम से भी जाना जाता है, हक ए शर्ब के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग 10% हुआ करता था, 10% हुआ करता था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड एक चीज के लिए और बहुत ज्यादा फेमस है, वो है राग दर्पण, एक जो म्यूजिकल बुक हुआ करती थी, म्यूजिकल बुक हुआ करती थी, इसको बेसिकली पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया गया था, फारसी में बेसिकली इसको ट्रांसलेट करवाया गया था। ये तीनों चीजें इसके समय में हमको होती हुई दिखाई देती हैं फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में। चलिए, तो यहां पर आप इसे हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा। हम आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, द सुल्तान हु मिक्स्ड रिलीजन विद पॉलिटिक्स बाय कॉलिंग हिमसेल्फ नायब ए खुदाई वॉज। वह सुल्तान जिसने स्वयं को नायब ए खुदाई कहकर धर्म को राजनीति के साथ मिला दिया था, वह कौन हुआ करता था? गयासुद्दीन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। आई होप सो आपने अपने आंसर को बिल्कुल सिक्योर कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके आंसर को देखते हैं। फिलहाल इसका आंसर क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग करने वाला राजा अलाउद्दीन खिलजी हमको देखने के लिए मिलता है। एक सेकुलर स्टेट हमको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उसने खलीफा को भी प्रोमिनेंस नहीं दी थी। लेकिन जब बलबन जो था, उसने सबसे ज्यादा जो फोकस किया था वो तुर्की रक्त की श्रेष्ठता के ऊपर सबसे ज्यादा इसने फोकस किया था। मतलब सबसे हाई अगर मैं बोलूं तो बलबन ही हुआ करता था, जिसने तुर्कन ए चहलगानी का नाश भी कर दिया था। और अपने आप को प्रोमिनेंट दिखाने के लिए इसने ईरान के राजाओं के साथ अपने आप को एसोसिएट किया था। फारसी त्योहारों को बेसिकली सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था, जैसे नौरोज प्रथा, जैसे सिजदा प्रथा, जैसे पाइबोस प्रथा, ये सब हमको देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा अपने आप को नायब ए खुदाई और जिल्ले लाही के रूप में भी बेसिकली रिप्रेजेंट किया था। तो दैट्स वाई इसका आंसर बी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आप देख भी सकते हैं, इसी ने नियाबत ए खुदाई अपने आप को डिक्लेयर किया और जिल्ले लाही भी अपने आप को डिक्लेयर किया, ताकि जो तुर्कन ए चहलगानी का भी एक मेंबर हुआ करता था, तो अपने आप को प्रोमिनेंट दिखाने के लिए बेसिकली इसने ऐसे बड़े बड़े टाइटल को लिया और आसरा सियाब के साथ अपने आप को जोड़ने का भी प्रयास किया। बलबन के समय में आप सब जानते हैं कि मंगोलों का अटैक होता हुआ हमको दिखाई पड़ता है और दिल्ली सल्तनत की सीमाएं जो हैं वो सिंधु नदी से श्रिंक होकर के ब्यास नदी तक किसके समय में हो गई थी। तो सबसे कम हमको ब्यास नदी तक बेसिकली इसी के टाइम पीरियड पे होते हुए हमको सीमाएं देखने के लिए मिलती हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे बड़ा एक्सपेंशन हमको टुवर्ड्स दी नॉर्थ वेस्ट हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द प्रतिहारा, द चहमाना, द चंदेलास आर द एंड द परमाराज बिलोंग टू। प्रतिहार, चहमान, चंदेल और परमार किस वंश से संबंधित हुआ करते थे? मालूम है गुरु वशिष्ठ ने बेसिकली माउंट आबू के ऊपर बेसिकली एक यज्ञ किया था। उसमें बेसिकली उस यज्ञ से बेसिकली 4 लोगों की उत्पत्ति होती है, जिसमें कौन कौन था? प्रतिहार, परमार, चौहान एंड चालुक्य। परमार, प्रतिमान, चौहान, चालुक्य। ठीक है, चंदेलास भी अपने आप को बेसिकली कंसीडर करते थे। लेकिन अग्निकुल राजपूत में बेसिकली 4 लोगों के हमें नाम देखने के लिए मिलते हैं, ये चीज दिमाग में रखिएगा। परमार, प्रतिहार, चालुक्य एंड चहमान, ये 4 हमको स्पेशली नाम देखने के लिए मिलते हैं अग्निकुल राजपूतों के रूप में। बाकी जो आपको देखने के लिए मिलते हैं वो भी उसका पार्ट होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अपने आप को चंद्रवंशी भी घोषित करते हैं, बहुत सारे सूर्यवंशी भी घोषित करते हैं, बहुत सारे अग्निकुल। लेकिन अग्निकुल से जो प्रोमिनेंट 4 राजवंश निकले थे वो कौन से थे? प्रतिहार, परमार, चालुक्य एंड चौहान। इन 4 के नाम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, दीज आर द फायरबॉल थ्योरी, तो बेसिकली रिगार्डेड एज अ फायरबॉल थ्योरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ जिंदा पीर, उसे जिंदा पीर का टाइटल दिया गया था। ही कंपाइल्ड फतवा ए आलमगीरी विच वॉज अ डाइजेस्ट ऑफ मुस्लिम लॉ। ठीक है, ही रूल्ड हिज एम्पायर अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ शरिया। द above features are associated with which of the below Mughal emperor? बाबर, हुमायूं, अकबर एंड औरंगजेब।
तो वैसे भी देखिए इस क्वेश्चन की जो हमको सेकंड वाली लाइन है ये बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि किसके टाइम पीरियड में फतवा ए आलमगीरी को कंपाइल किया गया, या फतवा ए आलमगीरी जो है वो बेसिकली किससे संबंधित हुआ करती थी बुक। तो आप सब जानते हैं ये इस्लामिक लॉ से हमको संबंधित होते हुए दिखाई देती है। दैट्स वाई इसका जो हमको आंसर देखने के लिए मिलेगा वो बेसिकली औरंगजेब हमको देखने के लिए मिलेगा। बेटा तो इसका जो हमें आंसर देखने के लिए मिलेगा वो बेसिकली औरंगजेब हमको देखने के लिए मिलता है। तो दैट्स वाई औरंगजेब इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वर पार्ट ऑफ लर्न्ड स्कॉलर्स इन अकबर्स कोर्ट। तो अकबर के दरबार में इनमें से कौन स्कॉलर जो हुआ करते थे वो विद्वान थे, या इसके दरबार में बेसिकली ये लोग विजिट करके आते हैं। तो कौन होंगे बेसिकली, यहां पर कुछ नाम लिखे हैं। पुरुषोत्तम दास, दस्तूर जी महर जी राणा, एक्वाविवा, मोंसेरात, हीरा विजय सूरी या हरि विजय सूरी। माफी चाहेंगे, हरि विजय सूरी कर लीजिएगा। ठीक है, हीरा विजय सूरी लिखा है तो हरि विजय सूरी कर लीजिएगा। क्या लगता है आंसर? सही विकल्प चुने 2 3 4 2 3 5 1 2 4 एंड 5 1 2 3 4 एंड 5। चलिए आपने आंसर अपने दे दिया होगा, मैं ये मान करके चलता हूं। तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अकबर ने 1575 में इबादत खाने की स्थापना करवाई थी, और इबादत खाने की स्थापना के पश्चात उसने पुर्तगाली दैट इज एक्वाविवा और मोंसेरात को अपने दरबार में इनवाइट किया था। पारसी के रूप में दस्तूर जी महार जी राणा आते हुए हमको दिखाई देते हैं। हिंदुओं की तरफ से दैवी और पुरुषोत्तम हमको आते हुए दिखाई देते हैं, दैवी और पुरुषोत्तम आते हुए दिखाई देते हैं। और जो क्या कहते हैं हमारे जैन धर्म से हैं वो हरविजय सूरी साहब हमको आते हुए दिखाई देते हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5 सभी लोगों ने बेसिकली अकबर के दरबार को विजिट किया था। इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा है, जरा देख लीजिएगा कि अकबर ने बेसिकली इबादत खाने की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा। लेकिन अकबर ने बेसिकली इनकरेज किया था किसको? हिंदुओं को भी, कैथोलिक को भी, जोरास्ट्रियन पारसियों को भी, जैनों को भी, बौद्धों को भी और सिखों को भी और जो नास्तिक धर्मप्रदाय से संबंधित हुआ करते थे उनको भी उसने इबादत खाने में इनवाइट किया था। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिखों को भी किया था, हिंदुओं को भी किया था, हिंदू तो मालूम रहेगा, सिखों को भी किया था, बौद्धों को भी किया था, जैनों को भी किया था, जोरास्ट्रियंस को भी किया था, इवन नास्तिकों को भी बेसिकली उसने इबादत खाने में इनवाइट किया था ताकि वो उनके विचारों को बेसिकली जान सके। इसके अलावा अकबर जो था बेसिकली बहुत ज्यादा ग्रेटली इन्फ्लुएंस था किससे? जैन आचार्यों से, जिसके बारे में आप देख रहे थे। हरि विजय सूरी से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, जिन चंद्र सूरी से भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, और जैन धर्म के प्रभाव के कारण ही उसने नॉन वेजिटेरियन फूड को त्याग दिया, क्योंकि उन्हीं के इन्फ्लुएंस के कारण। और बेसिकली उसने ये डिक्लेयर किया था कि जब भी कोई पवित्र त्यौहार होंगे, खासकर जैनों के जो भी पवित्र त्यौहार हुआ करते थे जैसे पर्युषण, महावीर जयंती, और ऐसे समय में बेसिकली एनिमल्स को नहीं मारा जाएगा। ये थोड़ा सा क्या कहते हैं मिसलेनियस प्रकृति का आपको एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन इन सब चीज़ों को भी दिमाग में रखिए, कब कौन सा क्वेश्चन आ जाता है पता नहीं चलता है। तो बेसिकली हाँ, तो आज के सेशन को फिर हम यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूं ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और आप क्या डिमांड करना चाहते हैं तो वो भी कम से कम आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर करने का लगातार प्रयास करेंगे। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, हम आप सभी के लिए कामना करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।